उन्हें ट्रे पर रखता है और चिल्लाता है। कहता है कि वह सब कुछ काले पक्ष पर दाम लगाने जा रहा है। अटेंडेंट उसके फैसले से हैरान रह जाता है। फिर पूरा स्थान स्तब्ध रह जाता है कि उसने उस आदमी पर अपनी सारी संपत्ति दाम पर लगा दी है। जब लोग पूछते हैं कि क्या वह मूर्ख है या पूरी तरह से पागल है, वह बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो कि उसे पता है वह क्या कर रहा है। फिर उद्घोषक चिल्लाता है, 0 जीतों के साथ कैरी ने अभी तक अखाड़े में जीत हासिल नहीं की है। क्या वह अपना रिकॉर्ड बदल देगा आज? किसी ने युवा राजकुमार से पूछा कि क्या वह वाकई इतना पैसा यूं ही कमाना चाहता है। आगे बैठा बड़ा गोरा आदमी बेरन की तरफ मुड़ा और बोला, अपने चिप्स किसी दूसरे फाइटर पर लगाओ। जिस पर तुमने दाम लगाया है उसने आज तक एक भी मैच कभी नहीं जीता। फिर बैरन अपने बगल में खड़ी परिचारिका से पूछता है कि क्या उसने उसके चिप्स गिन लिए हैं, और वह फिर से पुष्टि करता है कि उसकी शर्त काले पक्ष पर है और उससे इसे सत्यापित करने के लिए कहता है। फिर वह आदमी थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि वह तो बस उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दाम पर उसका पैसा नहीं लगा है। उद्घोषक कहता है, उग्र हैमर शायद ही प्रतिद्वंद्वी को सलामत छोड़ता है, और भीड़ दहाड़ उठती है। कायरी उस नए लड़के को देखता है जिसने उस पर सब कुछ लगाया, जो लड़ाई से पहले गर्माहट कर रहा है। उसका प्रतिद्वंदी कहता है कि एक और नया जुआरी शुरू करने जा रहा है, क्योंकि मूत में एक आवारा है जो रिंग छोड़ने से इनकार करता है। दोनों फाइटर एक दूसरे को घूरते हैं और लड़ाई की शुरुआत की घोषणा होती है। उनकी जंजीरें जमीन पर गिरने से पहले ही कैरी का प्रतिद्वंदी बहुत तेजी से उस पर झपटता है। ये तुरंत हमला करना शुरू कर देता है और कैरी सिर पर वार से बचने के लिए बचाव करता है। बचाव करते ही बाईं ओर से दूसरा वार आता है, पर फिर वह उसे भी ढालकर रोक देता है और खुद को बचा लेता है। वह आदमी, जो बहुत तेज है, कहता है कि कैरी बहुत धीमा है और उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाता है और उसके मुंह से स्ट्रॉबेरी जूस निकल जाता है। पॉज 1200 भीड़ चिल्ला रही है कि हैमर उसे खत्म कर दे। बैरन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है और गुस्से में मेज पर जोर से मारता है। वह सोचता है कि किरै तो बिना तलवार के एक पंचिंग बैग है, उसके लिए यह आसान होना चाहिए। वह क्यों पिट रहा है? यूरेन ने पूछा। कायरी एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले बहुत धीमा है, जो उसका मजाक उड़ाता है। आदमी एक जोरदार मुक्का वापस मारता है और उसे हार मानने के लिए कहता है। हैमर लगातार उस पर वार करता रहता है और कहता है कि आज उसका अंत है। जब वह आखिरी पंच मारने की तैयारी कर रहा होता है, तभी बैरन अपनी कुर्सी से खड़ा होकर चिल्लाता है, कैरी का नाम पुकारता है और उसका ध्यान आकर्षित करता है। फिर बरन उस पर चिल्लाता है कि पंच लगने से ठीक पहले अपना कंधा नीचे कर ले। अब बात सुनता है, पर कारण नहीं समझता। तभी वार पड़ने से पहले कैरी कंधा झुकाकर हैमर के जोरदार मुक्के से बच निकलता है और नीचे झुकता, जैसे रफ्तार बटोर रहा हो। फिर वो मुट्ठी कसकर विरोधी पर प्रहार को तैयार होता है, पलटवार की ताकत जुटाता है। बैरन खुश है कि वह बचने में सफल रहा और ध्यान से देखता है। फिर किरै पूरी ताकत से हैमर के पेट में मुक्का मारता है और बिना थके लगातार अपने प्रतिद्वंदी पर वार करता रहता है। जबरदस्त ताकत के साथ वह हैमर के चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। कायरी के जोरदार वार के बाद हैमर मैट पर गिरता है। लड़ाई देख रहे सब दंग हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी बाजी भी जीत जाएगा। फिर लोग पूछते हैं, क्या सबने देखा? क्योंकि कैरी ने खौफनाक उग्र हैमर को हराया तो वह मृत तृष्णा सा लगा। फिर उद्घोषक उसकी जीत घोषित करता है। ज्यादातर ने हैमर पर दाम लगाया था, इसलिए सट्टेबाज गुस्से में हैं। भीड़ की ओर देखते हुए वह उस आदमी को देखता है जिसने उसे जीतने के टिप्स दिए थे। युवा राजकुमार अपनी जीत से बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जीत पर जश्न मना सके, एक आदमी उसके पीछे आकर उससे कहता है कि उसके साथ चले। पैरोनिक लंबे, मजबूत, सांवले आदमी की ओर मुड़ता है। वह बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। पैरोन उसके पीछे चलता है। वो उसे एक कमरे में ले जाकर सोफे पर बैठा देता है, जो उसे वहां लाया। वह दरवाजे पर पहरा भी देता है और सिर्फ 3 सिक्कों से इतनी बड़ी कमाई पर उसकी तारीफ करता है। दरवाजे वाला धीरे म्यान से तलवार खींचता है। दूसरा बार बार कहता है, बहुत पैसा है। सोने का दांत दिखाते दुष्ट मुस्कान से वह बोलता है, ऐसे बच्चे को इतना धन नहीं संभालना चाहिए। पैरन भी बस हल्की सी मुस्कान देता है। उसने कहा कि उस आदमी में तो इतनी भी तमीज नहीं है कि बातचीत करने की कोशिश करे, और वह उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ है। गुस्से भरी नजर से वह कहता है कि अपनी हुड उतारो, क्योंकि वो उसकी नाक तोड़ने से पहले उसे अच्छे से देखना चाहता है, जबकि वो उसकी हुड पकड़े हुए है। वह पूछता है कि क्या आदमी इसके लिए सच में तैयार है? यह हुड शायद वही चीज है जो तुम्हें मुसीबत से बचाए हुए है, प्रिंस ने कहा। आदमी कहता है, जिज्ञासा से मर रहा हूँ, और गुंडों को इशारा करता है कि उसे उतार दे। फिर 2 रौबदार गुर्गे आगे बढ़कर युवा राजकुमार के पास आते हैं। उनमें से एक अपना हाथ युवक की हुड की तरफ बढ़ाता है और उससे कहता है कि शर्माओ मत, क्योंकि वे उसका चेहरा देखना चाहते हैं जिसे वह छुपा रहा है। फिर अचानक हुड की तरफ बढ़ता हुआ हाथ उसके हाथ में खंजर लिए एक ब्लेड से काट दिया गया। आदमी को मारकर बारन पूछता है, तुम्हारे काम में फुर्ती नहीं तो तुम्हारी प्रवृत्ति कहाँ? वह आदमी से पूछता है। आदमी घबरा जाता है, क्योंकि बैरन बेहद खंजर चलाने में माहिर है और कहता है कि पैसे जुटाने को उसे और वक्त चाहिए। वही खंजर घुमाते हुए बैरन बोलता है, अपना सोना रखो, बदले में मैं कैरी लूंगा। और फिर खंजर उसी आदमी की तरफ तान देता है। वह बोला, मालिक नाराज होगा,
वह आदमी बस कमाना शुरू कर पाया था। आदमी ने सोचा, अगर तुम मानते हो कि मैं ऐसी बेहूदी पेशकश लूंगा तो भ्रम है। हो सकता है तुम लड़ाई में अपनी रक्षा कर सको, लेकिन यहाँ हमारी संख्या अधिक है। उसने युवा आदमी को देखते हुए निष्कर्ष निकाला। इस बीच पारन बस अपना खंजर उस आदमी की ओर ताने खड़ा रहा। आदमी कहता है कि वे कैरी को नहीं सौंपेंगे। तभी वह उसकी ओर कुछ आता देख चौंक जाता है। उसकी मिस कट गई थी और उसकी पैंट का भी एक हिस्सा कट गया था। और उस युवक ने कहा, तुम अपनी जिंदगी में सोना रख सकते हो, हाथ में मना भरा खंजर लिए। पैरन पूछता है, क्या अब मैंने तुम्हारा ध्यान खींचा? सामने वाला आदमी डर और बेबसी में पूछता है, क्या ये तलवार की आभा थी? फिर वह एक गुर्गे को दिखाकर चिल्लाता है, तुरंत निकलो, कैरी को ले आओ। कुलियन चाहता है कि उसे यह फिर न करना पड़े। उम्मीद के मुताबिक कैलिन का शरीर इस औरा की ताकत नहीं झेल पाता। तभी अचानक कैरी को लाने गया गुर्गा लौटकर बताता है, कुछ गड़बड़ है। बिना पैंट वाला बॉस पूछता है, क्या समस्या? और गुर्गा कहता है कि किरी हिना को पीछे छोड़ने से इनकार कर रहा है। यह नाम सुनकर कलियन के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। फिर उसे याद आता है कि उसने कायरी से अपनी ही देह में रहते हुए एक बातचीत की थी। मार्को ने कहा था कि उसकी बहन ने क्वार्टर्स छोड़ते समय मृत्यु को चुना था। आखिरकार वह मानता है कि उसने उसका साथ नहीं दिया। कलियन बॉस के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसे पता है क्या करना है। बॉस फिर बेताबी से चिल्लाता है कि लड़की को भी ले आओ, लेकिन कैलिन कहता है कि वह खुद जाना चाहेगा। जब बॉस ये वादा करता है कि रास्ते में कोई उसे परेशान नहीं करेगा, कैलियन उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। बॉस 1200। बॉस उस इशारे का मतलब नहीं समझ पाया। बॉस 1400। फिर उसने उस आदमी से कहा कि वह उसे तीनों हथियार और प्रवेश शुल्क वापस कर दे। स्थापना के बाहर एक उपहासपूर्ण नजर के साथ कैलियन अपने घोड़े के पास खड़ा है, जबकि किरी और हिना थोड़े पीछे हैं। हिना बहुत डर दिखाती है, यह समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। फिर किरे हिना को गले लगाकर उसकी रक्षा करता है। वह कल्याण को वहां से निकालने को शुक्रिया कहता। कैलियन चुप रहता, बस सिर्फ बगल में झांकता। किरी कहता है कि उसे नहीं पता कि कैलियन उनकी मदद क्यों कर रहा है। तभी कुछ पलक झपकते ही तेजी से पास आ जाता है। कैलियन अपनी कोट उतारकर हिना को उड़ा देता है और कहता है कि वे उसके साथ अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। उन्हें आश्वस्त करता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कायरी डर से कांप उठता है जब वह उस युवक को बिना हुड के अपने चेहरे के देखता है, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वह प्रिंस कैलियन है। वह थोड़ा सिर झुकाता है, माफी मांगते हुए कहता है कि उन्हें उसे पहले ही पहचान लेना चाहिए था। कैलियन उसका कंधा पकड़कर कहता है कि सिर उठाओ। वह कहता है कि उन्हें उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आधे एल्फ भाई बहन जिनकी जेब में एक भी सिक्का नहीं है। कुलियन कल्पना कर सकता था कि पिछले टाइमलाइन में उनका अतीत कैसा रहा होगा। किरी अपनी बहन की रक्षा करने में असफल रहा। लड़ाई में तुम अक्सर कंधे खुले छोड़ देते हो। ये तलवार की ट्रेनिंग शुरू करने वालों की आम शुरुआती आदत है। क्या तुम शूरवीर बनना चाहते हो? क्या इसलिए अपनी तलवारबाजी निखार रहे हो? राजकुमार ने पूछा। कैरी बोला, वह शूरवीर नहीं, हर किसी की रक्षा करने वाली तलवार बनना चाहता है। यह जवाब सुनकर वह युवक हैरान रह जाता है। फिर उसने कैरी को तलवार दी। बोला, तलवार जैसा बनने को तुम्हें उसकी ढाल बनकर रक्षा करनी होगी। यह शर्त थी कि उसे तलवार की कला सिखाई जाएगी और जब वो अपना निर्णय ले ले तो उसे ढूंढना होगा। निर्णय? कैरी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि वो उनके प्रति इतना दयालु क्यों है। वह कहता है, उसे तेज धार चाहिए, पर मन में सोचता है कि पुराने साथी का शुक्रिया कहने को यही कम से कम है। इधर तेनांशन सड़क पर देर रात हर तरफ सन्नाटा है। वहीं मेज एसोसिएशन का दफ्तर मौजूद भी था। उस जादूगर ने जिसे घुड़सवारी प्रदर्शन के लिए भेजा गया था, निम्नलिखित रिपोर्ट दी। राजकुमार पोलैंड को लेकर चिंतित है और उन्होंने हमें कहा है कि उन पर नजर रखें। हेड मैनिस्टर पोलोन ने पिछले भोज में एक कटी हुई रस्सी पाई थी। उसने पत्र पढ़ना खत्म किया और उसे आग लगा दी। पत्र जलते देख वह सोचता रहा और चकित हुआ कि शिष्य को सब कैसे पता। तभी राजकुमार पसीना पसीना, सिकुड़े कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान और राहत भरी आवाज ले आया। वह बोला, मैं आ गया। जादूगर उसे ऊपर नीचे देखकर उसकी हालत तुरंत परखता है। किसी लड़ाई में पड़ गए थे क्या, युवराज? वह पूछता है। राजकुमार चुपचाप बैठता है और जवाब देता है, कुछ अनदेखी बातें हो गई, यही। जब जादूगर चाय लेने जाता है, वह कहता है कि युवक का दिन काफी व्यस्त रहा होगा। ये एक लंबा दिन था। मैंने कुछ जानकारी हासिल की और डोर्सी की कंपनी में एक जाल भी बिछाया, उसने जवाब दिया। अंगड़ाई लेते हुए राजकुमार सोचता रहा, अगर बात बस उसकी है तो जादूगर इतना घबराया क्यों? इतने कम वक्त में वह कितना कुछ कर गया, ये देख हैरान था। जादूगर चुपचाप उसे देखता रहा जब वह चाय बनाता रहा। जब प्रिंस ने देखा कि मगे ने चाय कैसे बनाई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब कुछ जादू से किया गया था। आखिरकार वह एक मगे के ऑफिस में था। जादूगर ने उसकी उत्सुकता देखी, पूछा, क्या वह भीतर एक आंख वाला कोई जादुई पेय ही उम्मीद कर रहा है? राजकुमार तुरंत बोला, हाँ, बस लगभग वैसा ही। जादूगर के सवाल का जवाब खत्म करते ही उसने मेज पर नजर डाली। एक कुंद कटार थी जो उस सजावट से नहीं जचती थी। उसने उसे गौर से देखा तो कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया। यह वही कटार थी जो उसने पहले हासिल की थी। तब मगे पूछता है कि प्रिंस की तलवार वहां क्या कर रही है। कुछ हैरान से स्वर में वह कहता है कि वह वहां नहीं होनी चाहिए थी। अचानक वह कटार उड़ने लगती है, जिससे वह डर जाता है। फिर कटार प्रिंस के सीने की ओर उड़ती है। खंजर लगभग लगने ही वाला था
वह समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। जादूगर बस बाहें मोड़े सब देखता रहा। फिर बोला, कमजोर देह में भी तू बहुत तेज है। राजकुमार ने अपने खंजर पर औरा जगह कर वार टाल दिया और बाल बाल बच गया। खंजर जमीन छूने से पहले ही फिर लौट उड़ता है और जादूगर कहता है कि यह सस्पेनियन की बनाई एक जादुई कलाकृति है। यह विरोधी के छुपे हुए हथियारों की एक प्रति दिखाता है। पैगर पकड़े हुए मगे ने निष्कर्ष निकाला, एक तरह की चेतावनी है ना? राजकुमार हांफता देख जादूगर पूछता है, मना चलाना उसे हमेशा दर्द देता है। यह बस परीक्षा थी, पर उसने घबरा कर जरूरत से ज्यादा कर दिया और उतना नहीं करना था। जादूगर ने पूछा कि यह जरूरत से ज्यादा कैसे हो गया, जब उसे तलवार को ठीक से पकड़ना भी नहीं आता। राजकुमार बस सोफे पर बैठा रहता है, उसका हाथ उसकी छाती पर है और वह हाँफ रहा है। फिर जादूगर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जिस दिन वे पहली बार मिले थे, उस दिन राजकुमार से मुलाकात वैसी नहीं हुई जैसी चाहिए थी, लेकिन उसे पता था कि धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी थी। उसने राजा के साथ हुई बातचीतें दिखाई, यह कहते हुए कि कुलीन लोग इस बात से हैरान थे कि वो बदल गया था, और रानी के कहने से कि जब उसे पता चला कि उसे जहर दिया गया है तो उसने मौत के डर से ज्यादा जीने की इच्छा दिखाई। वो भावना सिर्फ उसी इंसान की हो सकती है जिसने पहले ही बहुत खून बहाया हो। इसके अलावा उसे पहले से ही पता था कि घुड़सवारी प्रदर्शन के दौरान कोई घटना होने वाली है। जादूगर पूछता है, क्या राजकुमार उसे सब समझाएगा? तभी उपचार जादू से राजकुमार का शरीर तेजी से भरने लगता है और उसे थोड़ा चौंकाता है। ठीक होते हुए वह सोचता है, कहीं जादूगर उसे शक तो नहीं कर रहा। फिर भी उससे लगता है जादूगर बस उस पर भरोसा करना चाहता है। फिर मेज पर हाथ पटकते हुए वह कहता है कि वह कैलियन नहीं है और उसका असली नाम बेरेंसिसिया है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। जादूगर सबसे पहले उससे पूछता है कि क्या असली प्रिंस कैलियन मर चुका है। ओज 1200 वह सिर हिलाकर इनकार करता है और कहता है कि बात वैसी नहीं है। ओज 1400 शुरू में उसे शक था, फिर भी उसे यकीन हुआ कि कैलियन जिंदा है और उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जादूगर को याद आता है, पहली मुलाकात में कैलियन ने कहा था उसे सिंहासन नहीं चाहिए। वह पूछता है, फिर वह क्या चाहता है? बैरन शांत स्वर में कहता है, सिर्फ युद्ध रोकना। उसे अब भी नहीं पता कि कैरी समय की धुरी क्यों चाहती है। अगर कोई शेष कारण है तो सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा और वह इसके पीछे का कारण जानना चाहता है। फिर जादूगर शांतिपूर्वक पूछता है कि जो वह चाहता है, वह चेस, जो कि वैध उत्तराधिकारी है, के लिए रुचिकर है या ब्रेन के लिए। कारण सवाल नहीं समझता और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। जादूगर जवाब देता है कि सबसे पहले ब्रेन को कुछ जानना जरूरी है। वर्तमान में सिक्रेटिया में केवल प्रिंस चेज ही है। समस्या यह है कि वह एक उपपत्नी का बेटा था। हालांकि रानी संतान नहीं पैदा कर सकती थी और बारन यहाँ मौजूद नहीं हो सकता। जादूगर अपनी बात पूरी करता है, जिससे कैलियन बहुत हैरान रह जाता है। बारन को गहरा खालीपन लगा। वह बहुत भटका हुआ था। सोच में डूबकर उसने पूछा, क्या मैं मौजूद ही नहीं? न सिक्रेटिया में, न कहीं भी। कैलियन भी डर और विचारों में खोया है। वह सोचता है, ये क्यों और कैसे हुआ? आखिर कैलियन का शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। उसने कहा कि अंदर ही अंदर वह कुछ महसूस करता था। राजकुमार कहता है, कभी उसे शक हुआ कि कोई उसके शरीर में भी वैसा ही घुसा जैसे वह कल्याण में गया। जब तक मैं जिंदा हूं, दूसरा बैरन नहीं। कहानी सुन युवक उदास था। जानता था यह भी किसी की जिंदगी चुराना है और कुछ नहीं। फिर जादूगर सब समझाता है और सिक्रेटिया बताता है कि चेज ही सिंहासन का इकलौता वारिस है। याद रखो, अतीत और वर्तमान अलग है और भविष्य बदला जा सकता है। कैरिस के तीनों राजकुमारों की जान इस वक्त भी खतरे में है, तुमसे अलग। सिक्रेटिया का राजकुमार अपने जिगरी दोस्त संग पला। जादूगर कहता है, वह गंभीर रहता है। कॉलिन चौंकता है। वह जोड़ता है, इसका मतलब हमें अतीत में नहीं अटकना चाहिए, अब आगे बढ़ो। वह जादूगर से बात साफ करने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि जिसे वह डरता है वह नहीं होगा। जब वह पहले दिन कैरिस आया था, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ठीक उसी पर उसने ब्रेन के रूप में जीना छोड़ दिया था। इन शब्दों ने जादूगर को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। कल्याण पूछता है कि क्या जादूगर वाकई इस सबसे ठीक है, भले ही वह कैरूस का क्राउन प्रिंस नहीं है। जादूगर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वह उसे आश्वस्त कर सकता है कि शुरू से ही सिर्फ एक व्यक्ति का उससे संबंध था। पुजारी घोड़ों पर चढ़ चुके थे। बैरन को शक हुआ कि जादूगर इस सब में शुरू से ही आर्क्स टेम्पस जानता था, इसलिए उसने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम टेम्परल एक्सिस के बारे में सच में काफी कुछ जानते हो? जादूगर बस वही गंभीर भाव बनाए रखता है, जबकि वह कल्याण के साथ साथ सवारी कर रहा है। उसने कहना शुरू किया कि पिछले साल इसी महीने में प्रिंस चेज उसके पास टेम्पोरल एक्सिस के बारे में सलाह लेने आया था। उसने सिक्रेशा में घुसपैठ की और उसे कोई और जानकारी नहीं मिली सिवाय इसके कि एक्सिस किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थी। और पिछले महीने उसे सेक्रेटरी से एक्सिस के गायब होने के बारे में एक पत्र मिला, ठीक उसी समय जब तुमने कहा था कि तुम 10 साल पीछे समय में लौटे थे। पैरन हैरान है कि वह उसी समय में वापस गया जब टेम्पोरल एक्सिस गायब हो गया था। पैरन ने कहा कि शायद इसी वजह से वह गायब हुआ। वह बात पूरी भी नहीं कर पाया कि जादूगर टूट पड़ा। समस्या बड़ी है,
पर जवाब हमारे पास नहीं। फिर बोला, फिर भी एक शख्स है जिससे हम पूछ सकते हैं। वह जादूगर से ज्यादा जानता है और जल्द ही राजकुमार से मिलने वाला है। जो जवाब दे सके। एक कोई और नहीं बल्कि सस्पेनियन था, जिसका पहले उल्लेख किया गया था। राजकुमार बस वही मानता है जो जादूगर ने तय किया। उसका पासिज रिचुअल नजदीक आ रहा है। यही एक अनुष्ठान है जो तब होता है जब कोई नया सदस्य सस्पेनियन की रॉयल्टी में शामिल होता है। वही सब सस्पेनियन की मर्जी समझते हैं। जादूगर कहता है, रास्ता रिवाज पूरा करने को पहले जिंदा रहो, इसलिए जो करना जरूरी है वही करो कृपया, ताकि तुम सब सुरक्षित निकल सको। पैरन ने शायद कहा कि भले ही वह नहीं कर सका, जो बीज बोए गए थे वे पहले ही अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। महल में वापस अपने कक्ष में उसके सेवक ने कहा कि वह राजकुमार के प्रस्थान को लेकर बहुत चिंतित है। राजकुमार उस पौधे की जांच करता है जो उसे मगे से मिला था और ऐसा लगता है कि उसने कुछ नोटिस किया है, जबकि उसका सेवक उसे सोने से पहले चेहरा धोने के लिए कहता है। राजकुमार चेहरे पर मुस्कान लिए पूछता है कि क्या वह कुछ मजेदार दिखना चाहता है। फिर वे महल की छत पर जाते हैं। सुबह का समय था और ठंड थी। मगे सोसाइटी से उपहार में मिली यह पौधा अत्यंत दुर्लभ है। इसकी विशेषताएं सभी को ज्ञात नहीं है। उस दिन मैंने दिखावा किया कि यह एक दुर्घटना थी और बिना किसी के ध्यान दिए जहर को फूलों के गमले में गिरा दिया, और उस दौरान मैंने नौकरों की प्रतिक्रियाएं देखी। इतने जहर में साधारण इंसान 7 दिन भी नहीं टिकेगा। पौधा तो दूर, फिर भी पौधा यूं जिंदा है, मानो किसी ने जानबूझकर बदल दिया हो। राजकुमार सोचता है। छत पर यान को अचानक कुछ बहुत चमकीला दिखता है और वह उसे वही दिखाता है। चमक का इतना बड़ा आकार उसे चकित करता है। महल के आंगन में चमकीली लकीर बनती है। अगर उसे बदलें, कमला हटाना मुश्किल होगा। मुझे इसे एक सुरक्षित जगह पर रखना होगा और इस तरह तुम सच जान जाओगे। राजकुमार ने निष्कर्ष निकाला। हिजा महल के मालिक ने सोचा, राजकुमार शायद सेलिस का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह बादल थे, बारिश हुई और वह खिड़की से गिरती बूंदें चुपचाप देखता रहा। अभी अचानक कोई उसके कमरे में आया तो वह मुड़कर देखने लगा कि कौन है। यह यान था जो चाय लेकर आया और उसे शुभ प्रभात कहा गया। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने पिछली रात अच्छी नींद ली। कैलियन बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। उनके चेहरे पर चमक और हंसमुख भाव है। यान खुद भी चकित सा दिखा। हैरान होकर बोला कि उसे अच्छी नींद आई और पूछ लिया, क्या महामहिम भी सोए। चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए उसने कहा, अजीब है कि राजकुमार पहले मेरी नींद पूछ रहे हैं। उसने जोड़ा कि आज वह तड़के जाग गया। यान बोला, अच्छा, क्योंकि आज सूरज पश्चिम से उगेगा। राजकुमार चाय का कप उठाकर पीता है। चुस्की लेते हुए यान पूछता है, क्या बारिश की आवाज से तुम जागे। जरा सा हल्का है, पर मैं अभी से महसूस करता हूँ। तुम जहर बढ़ा रही हो। सेलिस, राजकुमार ने सोचा। उसने यान से पूछा, क्या अगले हफ्ते कोई सभा है जहाँ सारे कुलीन होंगे। उसके सेवक ने कहा कि एक बैठक होगी और सभी कुलीन यहाँ होंगे, जिनमें महामहिम राजा भी शामिल हैं। तो राजकुमार को पता था कि रईसों की बैठक के एक हफ्ते बाद एक भोज होगा और वह दिन उसके लिए जहर को परखने का एकदम सही मौका होगा। भोज 1200, तो सेलिस, जब तक कर सको इसका आनंद लो। राजकुमार ने सोचा। फिर वह जादूगर की दी गोली हाथ में लेकर तुरंत निकल जाता है, जैसे टॉफी हो, और प्याला यान को थमा देता है। यान पूछता है, क्या राजकुमार ने पिछले कुछ दिनों में ठीक से खाना खाया है। जवाब मिलता है कि वह बस पोषक तत्व ही ले रहा था अब तक। वह गोलियों वाली थैली बंद करता है, कहता है, आज कमजोरी है, नाश्ते को नीचे चलना है। यान फिर मान जाता है और महामहिम को कपड़े पहनाने में मदद करने जाता है। उसके सेवक को हैरानी हुई क्योंकि राजकुमार ने अपनी सारी चाय पी ली थी और वह सोच रहा था कि राजकुमार पहले ही नाश्ते की मेज पर इतना परेशान क्यों है। थिएटर में हुई उस घटना के बाद से प्लांचे नाश्ते के लिए आना बंद कर चुका था। उस युवक को लगा कि ऐसा होना कहीं बेहतर था, तो फिर ताकि वो उसकी योजना न बिगाड़े, पहले राजकुमार के वाइन पीते ही कैलियन ने कहा कि अब जल्द ही गुलाब खिलेंगे। अब रैंडल उस बात से हैरान हो गया और तुरंत कैलियन की ओर देखा, जो बस मुस्कुरा रहा था। वे दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। रैंडल मेज से उठकर बिना खाना खत्म किए वहां से चला गया। यान फुसफुसाते हुए पूछता है कि क्या प्रिंस को नहीं लगा कि नाश्ते के समय गुलाबों की बात करना थोड़ा अजीब था। और नायक कहता है, उसने हॉलवे में एफएल फूल देखे इसलिए, और उसे याद आया कि रंदल गुलाबों की देखभाल करता था। उसके सेवक ने कहा कि यह ज्यादा समझ में नहीं आता और वह युवक बस अपना नाश्ता खाते रहा। फिर राजकुमार महल के बगीचे में बारिश में अभ्यास करता है। वह पसीने और बारिश से भीगा, पेड़ से टिककर हाँफता और थका है। तभी कोई आता है, कहता है कि उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और पूछता है वह यहाँ अब क्या कर रहा है। राजकुमार जवाब देता है कि अगर वह शारीरिक प्रशिक्षण से बचता रहेगा तो बेहतर होना मुश्किल होगा। वहाँ जो था वो उसका गुरु था जो अचानक प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा कि वह लेमियन से बात कर रहा था। राजकुमार हैरान है कि उसने किसी को उनके पहले नाम से बुलाया और जादूगर कहता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये तो बस एक आम नाम है। वह पूछता है कि राजकुमार ने उसे वहाँ क्यों बुलाया और कॉलन जवाब देता है कि वह 2 चीजें पूछना चाहता है। पहली बात यह है कि उसे 2 पहचानें चाहिए होंगी और जादूगर कहता है कि वह यह आसानी से कर सकता है और राजकुमार भी यही कहता है।
दूसरी बात यह है कि वो उन मौत के मामलों की जांच करना चाहता है जिनमें कुलीन लोग शामिल हैं, खासकर रोमीन के साथ संबंध को। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं। जादूगर कहता है कि यह भी कोई बड़ी बात नहीं है और वह अपने गुरु पर नरमी बरत रहा है, लेकिन वह पूछता है कि क्या उसे जल्दी है। जवाब में राजकुमार कहता है जहर की मात्रा बढ़ गई है और उसे लगता है कि उसने पहले ही अपराधी पहचान लिया है। जादूगर कहता है कि उसे अंदाजा है कि वह कौन होगा। फिर राजकुमार बताता है कि जल्द ही वे जादूगर पर दबाव भी डालेंगे। मैं जानता हूँ महान जादूगर को पकड़ना कठिन है, पर मास्टर को तुरुप चाहिए, वह बोला। मैन उसे पूछता है क्या तुम मुझे बस ध्यान भटकाने को रखोगे। परन कड़ी नजर से कहता है नहीं, भटकाने को नहीं, तुम्हें हथियार बनाऊंगा, मास्टर की जीत के लिए। बस हाँ, एक हथियार। मैं जादूगरों की ताकत सबसे बेहतर जानता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने ही देश में मारा। वही जादूगर सेना व्हाइट डीमंस है। फिर अंत में वह कहता है वह अपने वफादार जादूगरों का समाज बनाएगा। मैनसॉल युवा राजकुमार की बातों से बहुत हैरान था। उसने कहा कि मगे शूरवीरों जैसे नहीं होते, वे ऐसे ही जन्म लेते हैं, वे प्रशिक्षण से नहीं गुजरते। फिर बेरन कहता है उसने अब तक उसे एक बात नहीं बताई और वह पिछली टाइमलाइन में काम आई थी। यही सुनकर जादूगर चौकन्ना हो गया। जब किंग रोमेन ने पहली बार कैरोज में अपनी खुद की मगे सोसाइटी स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, तो सभी, जिसमें रोमीन के कुलीन भी शामिल थे, हंस पड़े। उस विचार को जल्दी ही खारिज कर दिया गया, लेकिन इसी वजह से राजा बिना जनता का ध्यान आकर्षित किए योजना शुरू करने में सफल रहे। अपनी सफलता के बावजूद मगे सोसाइटी के एकीकृत होने के थोड़े समय बाद ही रोमेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। राजा के मरते समाज ने वारिस ब्लांच की कसम खाई है और उसकी फतह का मोहरा बन गया। जैसा तुम जानते हो, वे अब वही हैं। राजकुमार बोला, इस बार भी मैं इसे इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा। युवक जानता था कि उसे सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि रोमेन परिवार उसकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश करेगा। पैरन कहता है कि उसके पास जो तुरुप का इक्का है वह जहरीली चाय है जो सेलेस उसे दे रही है। जादूगर को समझ नहीं आया कि युवक राजकुमार का मतलब क्या था। वह कैलियन से विवरण पूछता है। मुस्कुराते हुए युवक कहता है तुम जल्दी खुद सब कुछ अपने आप जान जाओगे। जादूगर इस जवाब से 2 बार खिन्न है। राजकुमार उसे कहता है राजा से मिलो, क्योंकि उसे शक है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ दबा है। फिर वह भरोसा देता है निश्चिंत रहो, दिल से चुके होंगे और उसे अंत में बातचीत करनी जरूर पड़ेगी। फायदा लेने का मौका है, बढ़त बनानी है। दासी ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, महारानी के हुक्म से हम और जहर डाल रहे हैं। रानी ने चेताया, गलती नहीं चलेगी, अफवाहें सारे लोगों में फैल रही हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। या फिर क्या मुझे इसी असुविधा का सामना करते रहना चाहिए? रानी ने डर से पूछा। उसकी दासी ने कहा नहीं। और जब वे मेज पर बात कर रहे थे, एक आदमी पास आया। रानी बोली, जब उसके उद्दंड बेटे ने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाने से मना किया, तो उसके पास और राह नहीं थी। तभी प्रांश गुस्से में रानी की ओर बढ़ा। उसने कहा, रानी बेवजह दखल दे रही है, मैं यहाँ सिर्फ बस यही बताने आया हूँ। रानी बोली, इस बात में तुम्हारी राय बेकार है, इससे कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अपने बेहतर कल के लिए तुमने एक भी कदम नहीं उठाया। फिर उसने कहा, अफसोस, यही मातृत्व की पीड़ा है। अगर बेटे की खातिर मुझे सब कुछ दे देना पड़े तो यही सही। फिर प्रांचे ने गुस्से में अपने मुट्ठियां भींच ली और तेजी से अपने माँ की ओर पीठ घुमाकर उनकी चाय पीते हुए वहां से चला गया। रानी ने कहा, वह कमजोर है और सिंहासन तक उसका रास्ता बिना प्रतिद्वंद्वी के रहेगा। फिर प्रस्थान का दिन आ गया। दिन सुहावना था, कोई गुनगुना रहा था, कोई अच्छे मूड में है। तुम गाते रहे। क्या तुम इतने उत्साहित हो? कायरी ने पूछा। हिना बोली, हम आज आखिर शाही महल जा रहे हैं, मतलब वहां फिर से राजकुमार को देख भी पाएंगे। कैरी ने पूछा, क्या उसे वह पसंद है? उसने कहा, वह कमाल है, रात का इंतजार नहीं कर सकती। इसी दौरान महल में दर्जी और उसके सहायक राजकुमार की पोशाक ठीक कर रहे थे। यान कपड़ों की अंतिम सजावट कर रहा था और उसे बता रहा था कि 1 घंटे में भोज में पहुंचना है। राजकुमार ने कहा, उसे ईयान से एक काम करवाना है। युवक ने सोचा, अब यह खेल खत्म करने का वक्त ही है। सबसे कमजोर और सबसे छोटा व्यक्ति को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और वह जहर का शिकार हो गया, लेकिन अब वह बहुत ही शालीन और विनम्र तरीके से इनकार कर देगा। भोज कक्ष में प्रवेश करते ही सामंत ने अपनी उपस्थिति की घोषणा की। उसने और रानी ने संक्षिप्त रूप से एक दूसरे की ओर देखा। अब बदलावों की नई लहर शुरू करने का वक्त था। उधर यान घोड़े पर तेज दौड़ रहा था और उसके मन में राजकुमार की बात थी। उसने उससे 2 पत्र पहुंचाने को कहा था, एक आर्किन एन्क्लेव में और दूसरा मास्टर अल्लन को, और उसे पहले एन्क्लेव वाला पत्र पहुंचाना था। उसके बाद अपने गुरु से मिलने जाना था। राजकुमार ने कहा कि वह अपना ध्यान रखेगा और सब कुछ ठीक रहेगा। यान इस बारे में थोड़ा चिंतित था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब राजकुमार ने ऐसा व्यवहार किया था। सोच पूरी करते ही उसे लगा, बेवजह डर रहा था। तो हम फिर भोज में गए, जहाँ शराब का गिलास फर्श पर अचानक टूटकर गिरा। सब सन्न रह गए, खासकर राजा। रानी के सामने कोई ढहकर जमीन पर गिर पड़ा। जब यह सब महल में हो रहा था,
हम एनक्लेव की ओर बढ़ते हैं। बैंगनी बालों वाली एक महिला मैनोसल से कहती है कि उसने जो भी रिकॉर्ड मांगे थे वे सब वहाँ है। महिला ने कहा, खुद आधिकारिक दस्तावेजी छांटने के लिए काफी है। यह यूरिया सिरान थी, इरेसिन आर्कने एनक्लेव की प्रमुख। लेकिन यह सोचकर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी बात जनता से छुपाई गई थी। मुझे नहीं लगता कि कुलीनों के पास ज्यादा विकल्प थे, जादूगर ने कहा। छोटे घराने रोमिंग घराने से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। यूरिया ने निष्कर्ष निकाला। यह अपनी गर्दनें दुर्भाग्यपूर्ण हादसों से बचाने के लिए था। उसने पूछा कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि प्रिंस कल्याण इस जानकारी का क्या करना चाहता है। जादूगर फिर सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दे, लेकिन दरवाजा अचानक खुल गया और किसी ने मैडम यूरिया को बुलाया। यह यान था, जो बहुत तेजी से आया था, इसलिए पसीने से तर था। लेकिन उसे राहत मिली क्योंकि दोनों प्राप्तकर्ता वहां मौजूद थे। फिर उसने प्रिंस कैलियन का पत्र जादूगर को सौंप दिया। जब जादूगर ने उसे मिली चिट्ठी पढ़ी, यान ने वह चिट्ठी यूरिया को थमा दी। जादूगर तुरंत खड़ा हो गया, अपनी कोट उठाई और पूछा कि उस शाम भोज कहाँ हो रहा है। यान ने पूछा कि वह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और कहा कि उन्हें निमंत्रण की जरूरत होगी। यूरिया चिल्लाई, होली समय नहीं, कैलियन की जान दांव पर है। पॉज 1200। जादूगर की बात सुन यान अभी बुरी तरह घबरा गया। पत्र में भी था कि आज रात कैलियन सेलिए को बातचीत पर लाने को अपनी जान दांव पर लगाएगा और बात बिगड़ी तो मगे से उसे बचाने की उम्मीद करेगा। 1 घंटा पहले वह क्वीन के साथ चाय पी रहा था, सीधे आमने सामने। उसने कहा, मास्क सबको उतारो। रानी ने पंखा झट बंद कर हामी भरी। मेज पर पंखा थपथपा कर बोली, फर्क नहीं पड़ेगा। कैलियन चाय पीते हुए शांत अभी बोला, मैंने बस मास्क ही हटाने को कहा था और तेरे सलीके नहीं। उसने रानी को घूरकर कहा, शब्दों का द्वंद्व, क्या बस इतना ही कर भी पाते हो? रानी बोली, मुझे तो कुछ चमकाने की उम्मीद थी। रानी उठकर कहती है कि उसने इससे बेहतर की उम्मीद थी और अपना वक्त जाया करने का अफसोस है। फिर जोड़ती है कि उसके जैसा आम आदमी मेहमानों को बहलाए रखने की तहजीब कभी नहीं समझेगा। कैलियन शांत स्वर में कहता है कि उसे भी जहर का पता है। कप मेज पर रखकर उसने कहा, उसे अब काफी हो चुका है और वह इसका स्वाद अपनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। रानी ने बनावटी हैरानी जताई। पूछा, उसका मतलब क्या है? मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी वैसा असर नहीं कर पाया जैसा तुमने चाहा था। कैलियन ही कहता है, चिंता मत करो, मैं तैयार आया हूँ। और भी रास्ते हैं अपनी कमजोर बुद्धि तेज करने के। फिर वह सोचता है, तुम्हें काबू में रखने को क्या दाम लगाऊं? और एक शीशी उठाता है। मेरे पास एक ही कीमती चीज है, यह मजबूत दिल, इसलिए इसे दाम पर लगा रहा हूँ। प्रिंस बोला। वह उठाई शीशी दिखाकर बोला, इसमें भरा द्रव्य दिल को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। बोलते समय क्वीन भी मेज पर झुक गई। राजकुमार ने कहा कि न तो चांदी के चम्मच और न ही जादुई उत्प्रेरक उस पदार्थ का पता लगा सकते हैं और ये उस पर असर नहीं करता क्योंकि उसका हृदय सस्पेनियन के आशीर्वाद से सुरक्षित है। पर आशीर्वाद एक बार में केवल एक नुकसान रोकता है, इसलिए यहाँ जहर पीने से उसका विष उसके शरीर में फैलकर उसे मार डालेगा। और अगर मैं तुम्हारी मौजूदगी में अकेला यही जहर से मरूं, तो आखिर जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? राजकुमार ने पूछा। रानी ने तिरस्कार से मुंह बनाया। उसने कैलियन के सामने ठहाका लगाया और पूछा, क्या तुम सोचते हो इससे मुझे धमका लोगे? फिर बोली, ऐसी गलतफहमी मत पालो, मत समझना कि तुम पहले हो। इस तरह के दुश्मन मैं पहले भी झेल चुकी हूँ। उसने आगे कहा कि दुनिया जानती थी कि उसने कैलियन की माँ को मार डाला था, लेकिन उन्होंने चुप्पी चुन ली। तो उसे क्या लगा कि इस बार कुछ अलग होगा? ये शब्द सुनकर राजकुमार क्रोधित हो गया। फिर उसने उससे पूछा कि वह इसके साथ क्या करे। तब रानी मुस्कुराकर बोली, जो करना है निडर होकर करो। राजकुमार मान गया और चाय पी गया। उसने एक ही घूंट में सब खत्म किया। रानी बस उसे घूरती रही, होंठों पर दुष्ट मुस्कान लिए। वह चुप रही, जैसे सब तय हो। उसने उसे मूर्ख कहा। फिर बोली, मुझे दोष देने की हिम्मत किसमें है? रानी मुस्कुराई, रोमन खुद भी कभी मुझे अपनी मर्जी के आगे नहीं झुका सकता। कैरिस में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं जो मैं ले सकूं। रानी का सिंहासन तक भी। समय के साथ मैंने अपने रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी और जल्दी ही वह सब कुछ पा लिया जो मैं चाहता था। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, अभी भी कुछ ऐसा था जो मेरा था। रानी ने राजा की ओर देखते हुए सोचा। फिर ऐसे ही भोज शुरू होने की घोषणा हुई। किसी ने खांसना शुरू कर दिया। रानी बस ऐसे देख रही थी जैसे वह मनोरंजन कर रही हो। सोच रही थी कि अब केवल वही बचा है। प्रिंस कल्याण फिर जमीन पर गिर पड़े और स्ट्रॉबेरी जूस खांसने लगे। भोज में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य से हैरान रह गए और मदद के लिए उठ खड़े हुए। लोग चिल्लाए कि किसी को पुजारी को बुलाओ। रानी अपने पंखे के पीछे बहुत मजे में लग रही थी। कैलियन उसके पैरों में पड़ा था। हर कोई घबराया हुआ था और कई सवाल हवा में थे। पेय में जहर था या उसे भोज से पहले दिया गया, और भोज से पहले वह किसके साथ था? यही पूछताछ थी। तभी एक आदमी गरजा, चुप रहो, नहीं तो मरोगे। रानी विजयी थी। किसी ने भी खुलकर उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की कि वही दोषी है। राजा राजकुमार को गोद में ले कैलियन की ओर दौड़ा। उसने उससे साथ रहने की गुहार लगाई। कैलियन ने उसे पिता कहा। राजा चमक गया। फिर भी उसे वह दिन याद आया जब कैलियन की मां मरी थी। उसने बेटे की रक्षा का वचन मांगा था। फिर कैलियन ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं पाया और बस इशारा किया।
राजा समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहा था। रानी ने इस बात पर हैरानी जताई कि महल में इतनी शर्मनाक घटना कैसे हो गई और कहा कि वह अब वहां नहीं रह सकती और हैजा महल लौट जाएंगी। राजा ने राजकुमार को गोद में लेकर क्रोध से पूछा, उसने उनके बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? फिर वह चीखा। रानी सेली से सब स्तब्ध रह गए। किसी ने कभी भी न सोचा था कि यह आज सामने होगा। रानी ने फिर राजा की ओर देखा। अब उसकी नजरों में खुशी नहीं बल्कि हैरानी थी। फुसफुसाहटें चारों तरफ फैल गई कि वे दोनों पहले ही साथ थे। कुछ लोगों ने सोचा, क्या उसी ने उसे जहर दिया? और कुछ बोले, यह अभी हो तो हैरानी नहीं। रानी ने अपनी कल्पना को और कसकर पकड़ लिया। वह अपने चेहरे को पंखे से ढक लेती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं है कि वह क्या बोल रहा है, और पूछती है कि क्या उसे पहले से कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। क्रोध में राजा कहता है, प्रिया की मौत के वक्त वह वहीं थी और सभी शूरवीरों संग वही बोली। फिर उसे याद आता है, उसने कहा था कि प्रिया बीमारी से मर गई, यही उसकी गवाही थी। राजा बोला, सेलिस, सचो तब भी दोष तुम्हारा होगा। रानी ने पूछा, कौन साबित करेगा कि वह हमेशा स्वस्थ था? और बोली, यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। हल्की मुस्कान के साथ वह बोली, शायद रोज नाश्ते पर जुटने वाले राजकुमार कैलियन की सेहत जानते भी हों। रानी ने कहा, उससे ये पूछो। मगर राजा ने उसे चुप रहने को तुरंत कहा। व्यंग्यपूर्ण लहजे में वह कहती है कि उसे तो बस इस अफरा तफरी के बीच हमारी संतान की हालत और भी खराब होती जा रही है, इसी की चिंता है। तब राजा गुस्से में तलवार खींचकर पूछता है, तुम हमारे बेटे को अपना बेटा कहने की हिम्मत कैसे करती हो? बेटा, कोई कहता है, यह बात तुम्हें भी नहीं कहनी चाहिए थी। रानी का चेहरा एकदम बदल गया। रांच ने आगे कहा कि कैलियन ठीक था और उसे कभी नहीं लगा कि उसमें कोई समस्या है। कम से कम पिछली बार जब वे मिले थे तब से उसने यही देखा था। इस पर रानी प्लांच पर बहुत गुस्सा हो गई। फिर दरवाजे खुले और पुजारी के आगमन की घोषणा की गई। रानी ने इस मौके का फायदा उठाकर हैजा महल लौटने का फैसला किया और राजा ने पुजारी से राजकुमार को ठीक करने के लिए कहा। पर जैसे ही पुजारी ने जादू से उसे ठीक करना चाहा, राजकुमार के चारों ओर सुरक्षा ढाल उठ खड़ी हुई। तभी पुजारी के ठीक पीछे एक शख्स आया और उसका जादू रोक दिया। वह पसीने में भीगी जादूगरनी मैनेसिल थी। बोली, सच में मैं चाहती हूँ वो मर जाए। तब जादूगर बोला, इसे मार दो। पौज 1200। तमतमाए राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कैलियन को फौरन इलाज चाहिए। जादूगर ने कहा कि राजकुमार के दिल में एक सर्कल है और अगर किसी जादूगर का सर्कल पवित्र शक्ति के संपर्क में आता है तो चाहे कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, दिल फट जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। कैलियन बहुत खांस रहा था, जमीन पर तड़प रहा था। राजा ने पूछा, अगर पवित्र शक्ति काम नहीं करती तो हम क्या करेंगे? क्या यह जादू से संभव है? जादूगर ने कहा कि अगर यह कोई प्राकृतिक शक्ति वाला उपचारक होता तो शायद, लेकिन जादू से यह असंभव है। राजा ने उसे फौरन उपाय खोजने को कहा क्योंकि राजकुमार तड़प रहा था। जादूगर को वह पल याद आया जब उसने वह दृश्य देखा था जो उससे डराता था। एक आदमी जमीन पर घुटनों के बल था, मुंह से खून बह रहा था, ठीक कैलियन जैसा। वो आदमी पूछ रहा था कि वह ऐसी हालत में क्यों है। फिर जादूगर ने राजकुमार का सिर थाम लिया। वह जमीन पर बैठ गया और राजकुमार का सिर अपनी गोद में रख लिया। राजकुमार ने थोड़ी धुंधली नजर से अपने गुरु का चेहरा देखा। उसने पूछा, आप ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? तब मनसू ने अपने आप से सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस जादू को इस जीवन में फिर से इस्तेमाल करेगा। वह मन में याद करता है कि उसने समय के उस आदमी पर जादू किया था, कहा था यह जादू उसका दर्द मिटा देगा, और उसे जिद्दी कहा था। दिन गुजरते हैं, लोग सड़क पर चलते रहते हैं। तभी एक जोड़ा आगे बढ़ता है और एक पत्ता उड़कर आता है। पत्ता उसके चेहरे पर लगता है। वह चौंकता है, आसमान की ओर देखता है तो कई पत्तों पर लिखा मिलता है, 37 लोगों को मारने वाले ब्राइसन परिवार की सच्चाई बताओ। तभी ब्राइसन महसूस करता है कि वह तेज तूफान में घिर गया है। पत्ते लगातार बरसते हैं। रानी द्वारा कैलियन को जहर देने की कोशिश और बरसों परिवार के क्रूर कृत्यों पर संदेह सार्वजनिक हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। कोई भी बरसों के साथ शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि अगर वे गलती करते तो उन्हें भी इसमें घसीटा जा सकता था। राजा ने खुद क्वीन सेलिया को जहर देने की दोषी बताया। ये सोचकर हैरानी होती है कि रानी एक हत्यारिन है। गुस्साए लोगों ने राज्य की दीवारों पर लिख दिया, क्वीन सेलिस को हटाने की मांग की। मेज मैनोसिल ने कहा कि राजकुमार ने उल्लेख किया था कि एक मेज ट्रूप की स्थापना के लिए उन्हें फायदा उठाना होगा। जब सेलिस सुर्खियों में थी, जब राजा वह पत्र पढ़ रहे थे जो शायद राजकुमार का था, एक गहरी सोच में डूबे थे। राजा हैरान था क्योंकि कैलियन के पास भी जादूगर दल बनाने का वही विचार था जो उसके पास था। कैलियन के बिस्तर के सामने रानी ने कहा कि संघ के जादूगर शायद काफी व्यस्त होंगे। उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसा कुछ कब तैयार कर लिया, अपने पंखे से अपना चेहरा छुपाते हुए। इसके बाद कल्याण ने अनजान बनने का नाटक किया और कहा कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है। राजकुमार ने कहा कि वह उसकी वजह से काफी देर तक आराम कर सकता है, जिससे वह नाराज हो गई क्योंकि जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच छूट रहा था वह काफी अच्छा कर रहा था। उसने आगे कहा कि वह लगभग दूसरी दुनिया में चला ही गया था, हांफते और पसीने से तरबतर।
उसने कहा कि इसी वजह से उनके लिए लंबी बातचीत करना मुश्किल होगा। अगर कहने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं जाकर आराम करूंगा, राजकुमार ने निष्कर्ष निकाला। घबराई रानी पूछती है क्या वो सोचता है कि वे उनसे एक एक कर बातचीत करें। कुयांग कहता है तुम्हें यह बात एक हफ्ते पहले कहनी थी, अब हालात बदल गए। फिर भी वह तुम्हारी तैयार की बात सुनने को राजी है, जो तुम कहना चाहो। इसके बाद क्वीन कहती है कि अगर वह कहता है कि आरोप सच नहीं है तो वो उसके द्वारा तैयार की गई बातों पर आपत्ति नहीं करेगी। उसकी बात पर प्रिंस हंस पड़ता है और कहता है उसे लगता है वह गलत समझ रही है। उधर क्वीन पंखे के पीछे अपना गुस्सैल चेहरा चुपचाप छिपाती है। युवक कहता है कि उसे क्वीन की अनुमति जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है और पूछता है कि क्या उनके पास वहां करने के लिए और कुछ नहीं है। क्वीन गुस्से में अपना पंखा कसकर पकड़ लेती है। फिर वह खड़ी होकर कैलियन की ओर उंगली उठाती है और उसे कहती है कि वह जो कहना चाहता है कहे। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वह कहता है उस देश में जहाँ सुस्पेनियन के वंशज राज करते हैं तलवारों की गूंज आखिर इतनी तेज कैसे हो सकती है। फिर वह कहता है कि वह पावेल की नाइट टुकड़ी भंग करेगा। यह सुनकर रानी सन्न रह जाती है और पूछती है क्या तुम सबको भंग करना चाहते हो। पावेल वे शाही शूरवीर हैं जिन्हें मार्कुस बरसो ने सिलिए को दिया था। उन्हें खोने का मतलब है कि एलिसे अपनी आधी शक्ति खो देगी। पोल्यान उसे पावेल को भंग करने और एक जादूगर दल की स्थापना शुरू करने के लिए कहता है और यह भी कि कोई और विकल्प नहीं है। रानी उसकी इस मांग से बेहद क्रोधित हो जाती है। वे प्रिंस अपने सेवक को बुलाते हैं जो कुछ दस्तावेज लाता है और उन्हें क्वीन को सौंप देता है। यह रही वह गवाही जिस पर शपथ की मोहर लगी है, इयान ने कहा, और वह कागज हैरान रानी को सौंप दिया। वह शपथ मोहर को देखकर हैरान है और प्रिंस समझाते हैं कि यह एक जादू है जो अनुबंध की शर्तों को एक दूसरे के दिलों में उकेर देता है और अगर शपथ तोड़ी जाती है तो दिल नष्ट हो जाता है और मृत्यु निश्चित है। एलिन के जागते ही रानी सेलाइस उससे मिली। उधर पहला राजकुमार बगीचे में गुलाब संवार रहा था। उसने जमीन पर गिरी हुई एक गुलाब को देखा और बहुत विचारमग्न हो गया। उसे वह पल याद आ गया जब कैलियन बेहोश होकर गिर पड़ा था। उनकी आंखें बेहोश होने से ठीक पहले मिली थी। उसे सुबह नाश्ते पर भाई की बात भी याद आई, गुलाब जल्दी खिलेंगे, और तभी उसे समझ आया कि कैलियन उसे इसी काम में पूरा जानबूझकर घसीटना चाहता था। वह इन गुलाबों के खिलने का नतीजा देखना चाहता था, इसलिए भी वह कैलियन की मर्जी के मुताबिक चलने का सोच रहा था। जिस क्षण राजकुमार बेहोश हुआ, रैंडल कुछ कहने ही वाला था, लेकिन प्लांच ने उससे पहले बोल दिया, यह कहते हुए कि कैलियन पहले ठीक था। रैंडल हैरान था क्योंकि वही प्लांच था जिसने राजकुमार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। उसे पता था कि कुछ न कुछ जरूर बदल रहा है। कैलियन के कमरे में वापस वह रानी को समझा रहा था कि यह शपथ कैसे काम करती है। यह एक जादू है जो अनुबंध की सामग्री को एक दूसरे के दिलों में उकेर देता है, और अगर शपथ का उल्लंघन किया जाता है तो दिल नष्ट हो जाता है और व्यक्ति तुरंत मर जाता है। हमारे रिश्ते में विश्वास बहुत मजबूत नहीं है, प्रिंस ने कहा। वह पूछता है कि रानी क्या करने वाली है, और वह बस चुप रहती है जैसे कि सदमे में हो। रानी कैलियन के सेवक के हाथ से कलम छीन लेती है और शपथ पर हस्ताक्षर करने लगती है। वह साइन करती है तो अचानक जादुई आभा उभरती है। साइन पूरा होते ही जादू उसकी बाह को लपेट लेता है। फिर अनुबंध पूरा। उनके दिल कड़ी से जुड़ते हैं। रानी गुस्से में कलम जमीन पर पटकती है, फिर उसे तोड़ देती है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, यान उसे गलत मत समझने के लिए कहता है। वह आगे कहता है कि उसका अपने भाइयों के साथ कभी अच्छा संबंध नहीं रहा, और जिस दिन उसे जहर दिया गया था उस दिन प्रांचे ने उसकी खातिर हस्तक्षेप नहीं किया था, और अगर उस पल उसने एक और शब्द कहा होता तो राजा की तलवार तुरंत उसका सिर काट देती। चिलीस के मन में केवल प्रांच की छवि उभरती है। वह कैलियन की बातों से हैरान लगती है। खुद को संभाल कर सशक्त बन, वह प्रिंस कॉलिन के कमरे से जल्दी निकलती है और वह उसे जाते देखता रह जाता है। कुछ समय बाद जादूगर राजकुमार के कमरे में जाता है और कहता है कि उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि सेलिस उससे मिलने आई थी। कोई जाहिर तौर पर बहुत सारे केले खा रहा है। जादूगर अब ज्यादा सहज महसूस करता है क्योंकि लगता है कि कैलियन बस बहुत भूखा है। कैलियन कहता है, केले नाजुक और स्वादिष्ट हैं। एक केला चबाते जादूगर बोलता है, मैं बचा, इसलिए अब जो भी खाऊं स्वाद लगेगा। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपना काम किया। मंसिल इस बात से नाराज है कि वह मुस्कुरा सकता है क्योंकि वह सचमुच अभी राजकुमार की कब्र पर जा सकता था। वह कहता है कि अगर उस ठीक समय पर वे एल्फ भाई बहन वहां नहीं आए होते तो वे इतने भाग्यशाली नहीं होते। हिना नाम की लड़की एक उपचारक है जो प्रकृति की शक्ति से उपचार करती है, जबकि जादूगर कहता है कि वह मर सकता था। राजकुमारी हैरान है क्योंकि उसे पता नहीं था कि हिना एक उपचारक है। मनुसिल पूछता है कि क्या उसे ये उसकी पिछली जिंदगी में नहीं पता था, और युवक कहता है कि तब उसकी सिर्फ कैरी से ही जान पहचान थी। जब वह उससे मिला वह पहले ही जा चुकी थी। जादूगर को बिना पूछे जवाब मिल गए और वह कैलियन पर गुस्सा है कि उसने बचने की योजना बिना जहर ले लिया, बस आशीर्वाद पर भरोसा किया। कैलियन माफी मांगता है तो जादूगर उस पर फौरन 2 कागज फेंक देता है। वे उन बच्चों के पहचान पत्र थे जिनके लिए उसने पहले कहा था, और राजकुमार तो लगभग उन्हें भूल ही गया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया और उसे हैरान कर दिया। उन दोनों भाई बहनों के नाम के आगे ब्यूरेन उपनाम लिखा था। जादूगर ने कहा, उन्हें उपनाम चाहिए।
इसलिए उसने अपना पुराना नाम चुन लिया। उसे लगा वे यहाँ संयोग से नहीं आए। प्रमाण पत्र बहुत ध्यान से देखकर कैलियन मुस्कुराया और फिर जादूगर को धन्यवाद दिया। फिर उसने कहा कि ये नकली नहीं है, ये वैध पहचान पत्र हैं। और जादूगर ने शुरू से ही ये सुनिश्चित किया था कि उन्हें ब्रेन के क्षेत्र के लोगों के रूप में पंजीकृत किया जाए। जादूगर कहता है कि यह रूमीन ने किया था, जिससे राजकुमार हैरान हो जाता है। मैनिसल पूछता है कि अब उसे कैसा महसूस हो रहा है जब राजा के सबसे पसंदीदा बेटे की अफवाहें फैलने लगी हैं। कुलीन पूछता है, क्या ये अफवाहें सच हैं? जादूगर कहता है, राजा ने सब रईसों के सामने वैसा किया तो अफवाहें तो फैलेंगी ही। राजकुमार दुविधा में है और बोलता है, ये एहसास किसी और का होना चाहिए, ये दर्द मेरा नहीं। ये उसे भीतर कचोट और सोफे पर बैठकर पूरी स्थिति पर गहराई से मनन करता है। कैलियन यान से मेज के केले के छिलके तुरंत हटाने को कहता है। उसका सेवक बुलावे पर सामने आता, उसे दिखता है और बताता है कि राजकुमार से कुछ कहना है। फिर राजकुमार पूछता है क्या? यान कहता है कि वो उसका सहायक बनना छोड़ना चाहता है। ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार बहुत हैरान रह गया, क्योंकि उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कालीन पर एक छोटे बच्चे का पैर। लड़का दूसरे माले के बाईं तरफ पृष्ठभूमि में मोटे स्तंभों से घिरे एक भव्य महल के हॉल में दौड़ रहा है। वह वहां दौड़ता है जहां वह जाना चाहता है। लकड़ी की रेलिंग के पीछे देखता है और जोर से चिल्लाता है कि वह वहां है। उसके सामने एक गंभीर रूप से बीमार आदमी बिस्तर पर लेटा है। हम देख सकते हैं कि उसका हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ है। लड़का चेहरे पर मुस्कान लिए अपने भाई से हाय कहता है और धीमी आवाज में उसका भाई भी हाय कहकर जवाब देता है। क्या तुमने आज सुबह झिंगुरों की आवाज सुनी? लड़का अपने भाई से पूछता है। झिंगुर? हाँ, जब गर्मी शुरू होती है तो वे भयानक काले कीड़े पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। आदमी उदासी से जवाब देता है। लड़का, जो ज्यादा आशावादी है, कहता है कि झिंगुरों के पंख बहुत अजीब होते हैं, लेकिन शायद वे अपने पेट से अपने अंदर ही तेज आवाजें निकालते हैं। वो सुझाव देता है कि कल सुबह उन कीड़ों में से एक को पकड़कर यहाँ लाया जाए। सिर से पांव तक पट्टियों में लिपटा भाई उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। मुझे झिंगुर नहीं भाते, वायलिन ही बजा दो। आदमी कहता है, मैंने सुना है आपका बेटा मेडिसिन में काफी अच्छा है। उसने कहा, मैं किसी और काम में लगा था, इसलिए नहीं आया आज। मैं उससे ये कैसे मांगू? लड़के ने डरावने शब्द सुने। और सर, इससे मुझे भी चोट लगती है। दूसरा आदमी बोला, कोई और तरीका होगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह वाक्य, कोई जो कुछ नहीं पा सकता और वह भी नहीं पा सकता, इतना डरावना होगा। सिलोन, भाई लड़के को बुलाता है। नजरें मत फेरो, मेरी आंखों में देखो, समझ लो मैं मर रहा हूँ। भाई ने तीखी नजर से कहा। चीखें गूंजी, हमें भागना है अभी। वे चिल्लाए, सिलवान को लेकर यहाँ से बाहर निकालो, आग तेजी से फैल रही है। मेरे भाई ने चुपचाप 15वें जन्मदिन से एक दिन पहले अपना दर्द मिटाने और फिर सबका भी खत्म करने का फैसला किया। उसके बाद गर्मी गई, पतझड़ आया और फिर आखिर सर्दी छा गई। फिर बगीचे में झिंगुरों की आवाजें फिर से गूंजने लगीं और वह और भी ज्यादा खुद में सिमट गया। उसके पिता, जो उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, उसे कमरे से बाहर ले गए। वह हमेशा कोशिश करता कि खुद को उनके बाहों में बंद कर ले। उसका सिर उनके कंधे पर टिका रहता। ये कैसा लड़का है? उसने अचानक पूछा। यह हमारे राज्य का तीसरा राजकुमार है। सिर अपने हाथों के बीच झुकाए वह शोक मना रहा था। लाल आंखों वाला एक युवक बेहद दुखी था। सिरोयान देखता है कि राजकुमार का दिल बहुत भारी है। मैं आपकी सेवा छोड़ना चाहता हूँ, यान डरते हुए कॉलियन से कहता है। कॉलियन चौंकता है। नहीं, क्या कह रहे हो? वो पूछता है। यान सिसकते हुए रोता है और कहानी बताने लगता है। वह राजकुमार के सबसे पास थी, फिर भी उसे कुछ भी समझ न आया। और वही थी, हर सुबह जहर लाती, उसके हैरान सेवक को देखती। गलती मेरी थी, जो खटकता था। मैं उसे नजरअंदाज करता रहा और मैं तो तुम्हारे साथ भी नहीं रह सका जब तुम खतरे में थे। मुझे कुछ भी पता नहीं था और एक बार फिर तुम लगभग मर ही गए थे। यान कहता है। यान अपने मरे हुए भाई का चेहरा देखता है। इस बात को नजरअंदाज मत करो कि मैं मर रहा हूँ। अब मानो परलोक से बोलता यान की ओर हाथ बढ़ाता है। यान, मुझे देखो। राजकुमार झट चिल्लाया। सेवक आंसुओं से भीगी आंखें खोलता है, जैसे अभी नींद से अचानक ही उठा हो। फिर महाराज आखिर हैरान होकर पूछते हैं, मेरे सामने अब वाकई कौन खड़ा है? उसकी आंखों से साफ है, पर तुरंत जवाब चाहता है। होश बारसो, रोता यान कहता है। वही प्रिंस कैलियन है। कैलियन फिर अपना हाथ यान की छाती पर रखते हुए कहता है कि वो मरने नहीं वाला। जब से मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली, तब से तुम यहाँ मेरे लिए थे। सिर्फ तुम्हारी बदौलत मैं इसी पल तक टिक पाया। तुमने मेरी देखभाल की, इसलिए बचा। लगता है मैं तुम्हें भी कम जानता हूँ, और एक बात तय ही है, अब आगे भी तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? राजकुमार ने यान से पूछा। यह देख सेवक रो पड़ा, बहुत भावुक होकर घुटनों पर गिरकर सिसकने लगा। राजकुमार चिल्लाया, बस अभी उठो। यान को लगता है वह अब लौट नहीं सकेगा। राजकुमार तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देता है। यहाँ एक इंसान है, यान, जिसे मुझे उम्र भर बचाना है। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह कहता है, जिसने उसे सताया उन लोगों को मिटा देगा। कुलियन पूछता है, वह क्या कह रहा है? क्या बदला लेना चाहता है?
यान बोलता है,